आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के साथ साथ पूरे मुल्क की नजरें दिल्ली पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर कल नतीजे क्या कुछ आने वाले हैं। बहुत हद तक एग्जिट पोल ने तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल चौंका देते हैं। क्या दिल्ली में जो नतीजे कल आने वाले हैं वो एग्जिट पोल के मुताबिक होंगे या फिर नतीजे कुछ चौंकाने वाले होंगे? जिस तरह से हमने 2015 में दिल्ली के नतीजे देखे थे, क्या उसी तरह से इस बार भी नतीजे कुछ चौंकाने वाले होंगे? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। क्या दिल्ली में बीजेपी का बनवास खत्म हो रहा है? हालांकि एग्जिट पोल तो ये नहीं बता रहे हैं। और क्या अरविंद केजरीवाल की तीसरी बार हलफ बर्दारी दिल्ली में तय मानी जाए? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नताइज पर सबकी नजर। दिल्ली में कौन मारेगा बाजी? केजरीवाल की वापसी या बीजेपी की ताजपोशी? न्यूज 18 उर्दू की नताइज पर खास पेशकश। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अब सबकी नजरें 11 फरवरी यानी नताइज पर टिकी हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिर वापसी हो रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का मानना है कि यह कहना जल्दबाजी होगी, हमें नताइज का इंतजार करना होगा। बीजेपी ने दावा किया कि 11 फरवरी को नताइज चौंकाने वाले होंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली के गुज़िश्ता इंतखाबात में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी और 70 नशिस्तों पर मुश्तमिल असेंबली में इसने 67 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें हासिल कर पाई थी। इंतखाबी नताइज से पहले मुख्तलिफ एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इन इंतखाबात में 52 से 70 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने एक ट्विटर पैगाम में दावा किया कि उनकी जमात भारी अक्सरियत से जीत रही है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिन्होंने दिल्ली के इंतखाबात में अपनी जमात की तरफ से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उन्होंने शनिचर रात गए अपनी पार्टी का हंगामी इजलास भी तलब किया था। जाहिर है कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है और सियासत का मरकज भी। यही वजह है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 70 सीटों के लिए जबरदस्त कांटे की टक्कर रही। एग्जिट पोल के मुताबिक 2 मरतबा दिल्ली पर काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के दम पर हैट्रिक करने के करीब है, जबकि बीजेपी साल 1998 से अब तक दिल्ली में हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। लेकिन इस बार पार्टी की जीतोड़ कोशिश क्या दिल्ली में बीजेपी का बनवास खत्म कर पाएगी? ये भी किसी करिश्मे से कम न होगा। पिछले 20 वर्षों में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी दिल्ली में आवाम की पसंद बनने में नाकाम रही है। उधर कांग्रेस साल 1998 से 2013 तक आजहानी साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित की क़यादत में मुसलसल 3 मरतबा दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान रही है, लेकिन साल 2013 और 2015 में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का तकरीबन सफाया हो गया। तशहीरी मुहिम और रैलियों पर अगर नजर डालें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को क्लीन बोल्ड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस पिच पर कौन टिक कर बल्लेबाजी करेगा ये तो अब 11 फरवरी ही को सामने आएगा, जब ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एग्जिट पोल क्या नताइज में तब्दील होते हैं या 2015 की तरह एग्जिट पोल फिर से सबको चौंका देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो फैसले से पहले की रात है आज, और ये रात सब पर बहुत भारी है। जो सियासी पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं और दिल्ली वाले, सब पर यह रात बहुत भारी है। सवाल यह उठ रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शानदार एग्जिट पोल हैं, क्या इसी एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे भी होंगे दिल्ली के? या जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि जब ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी तो चौंकाने वाले फैसले होंगे और सरकार दिल्ली में इस बार बीजेपी की बनने जा रही है। जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है, खासतौर से मनोज तिवारी का जो ट्वीट आया था, जो उनका बयान था कि जब ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी तो एग्जिट पोल के मुकाबले में ये नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। क्या कुछ तस्वीर ऐसी ही होगी या फिर जो एग्जिट पोल हैं वही एग्जैक्ट एक तरह से पोल होंगे और
एग्जिट पोल के मुताबिक ही, एक तरह से एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजे दिल्ली में आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, सब पर कल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर नतीजे क्या कुछ होंगे। कई अहम इश्यूज हैं दिल्ली के चुनाव से जुड़े हुए, जिसके चलते दिल्ली के चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं, खासतौर से मरकजी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। इसी वजह से आज हम इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक और बहुत खास मेहमान अनुराग ढांडा जी हैं, जो कि सीनियर स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं न्यूज 18 इंडिया के। और अनुराग ढांडा जी ने दिल्ली चुनाव को बहुत नजदीक से कवर किया है। बहुत खास प्रोग्राम आप इस चुनाव में आपने डिजाइन किया था। दिल्ली के चुनाव पर पल पल आपकी नजर रही है, बहुत कायदे से आपने इस चुनाव को कवर किया। तो आपसे हम बिल्कुल आंखों देखी जो अनुराग ढांडा जी ने कवर किया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या जो एग्जिट पोल हैं, क्या नतीजे इसी के हिसाब से आएंगे या कुछ इसमें उलटफेर हो सकता है, ढांडा जी हमें और भी अच्छे से बताएंगे। बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में अनुराग ढांडा जी आपका। और इनके अलावा मेरे साथ खास मेहमान तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अतहार जैदी साहब स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और शिवम त्यागी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं अनुराग ढांडा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत नजदीक से आपने दिल्ली को देखा और दिल्ली के जो चुनाव अभी हुए हैं इनको बहुत कायदे से आपने कवर किया है। जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा हूं, जो एग्जिट पोल आए, क्या आपको लगता है कि कल जब नतीजे आना शुरू होंगे कुछ चौंकाने वाले नतीजे होंगे या इसी तरह से एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजा आएगा दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है, जितना मैं दिल्ली की राजनीति को समझता हूं, मुझे लगता है कि इसी लाइन पर नतीजे आने वाले हैं जो एग्जिट पोल हैं। नंबर्स डिफर कर सकते हैं, लेकिन जो एक टेंडेंसी बता दिया एग्जिट पोल ने, उसी लाइन पर नतीजे आने वाले हैं। जहां तक बीजेपी के दावे का सवाल है कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा, कल नतीजे कुछ और देखने को मिलेंगे, तो वो ज्यादा कम, जो मुझे लगता है वो एक टैक्टिक्स है कि जो 2-3 दिन का बीच में गैप है, उसमें उनको भी मालूम था कि अगर वो एग्जिट पोल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत ही जिल्लत झेलनी पड़ेगी। हर टीवी डिबेट में, हर जगह पर जहां भी उनसे बयान सवाल पूछे जाएंगे, उनको एक तरीके से बहुत उन नंबर्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो नतीजे आने से पहले वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बीजेपी, इसलिए इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। कोई फैक्टर्स ग्राउंड पे ऐसे नजर नहीं आते हैं जो इस बड़े उलटफेर की तरफ इशारा करते हो। बिल्कुल शिवम, क्योंकि बीजेपी से हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं। शिवम, दावे तो नतीजे आने से पहले बीजेपी की तरफ से बहुत किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि ये तो एक अंदाजा है, जो एग्जिट पोल है क्या इसी के मुताबिक रिजल्ट आएंगे। लेकिन अनुराग ढांडा जी ने बहुत नजदीक से दिल्ली के चुनाव को कवर किया है और जो उनका तजुर्बा है, जो कुछ उन्होंने ग्राउंड जीरो पर देखा है, उसके हिसाब से अनुराग ढांडा जी का भी यही कहना है कि जो नतीजे हैं वो तकरीबन एग्जिट पोल के आस ही पास रहेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवम, देखिए, जहां तक अनुराग जी की बात है या बाकी इस देश की मीडिया की बात है, मैं सभी का सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि सबने अपने अपने स्तर से मेहनत की है और उसी हिसाब से उन्होंने इस देश के सामने जो है अपने आंकड़े रखे हैं कि ये आंकड़े रहने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने इंटरनल सर्वेस कंडक्ट कराए हैं। उन्होंने भी देखा है कि क्या चीजें होने वाली है, क्या सिचुएशन है, वोटर का मूड क्या है। आजकल के जमाने में अगर आप देखेंगे कि वोटर जब तक वोट डाल के आ भी नहीं जाता, उसके 2 दिन बाद तक भी वो कहता कुछ है, वोट करता कहीं और है, बताता कहीं और है। आपको याद होगा 2015 में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने कहा था, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देखिए, जो पैसे देने आए पैसे ले लेना उनके, शराब भी ले लेना उनकी, लेकिन वोट हमें देना। हालात क्या रहे आपने देखा। तो आजकल जमाना थोड़ा बदला हुआ है। मुझे लगता है वोटर का किसी को भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से लास्ट शाम के 3 बजे से और 6 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट रहा, शुरुआत में जरूर थोड़ा वोट परसेंटेज धीमा था। जिस तरह से वोट परसेंटेज पहुंचा, मतलब एक समय तो सिचुएशन लग रही थी 40-42% पर ही शायद हम रुक जाएंगे, लेकिन कुल मिला के हम 62% तक पहुंचे और 2% वोट बढ़ा भी। वो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वो गया है। और आप देखिएगा कि मैं ये नहीं कहता कि एग्जिट पोल किसी की गलत या सही, सबने मेहनत की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंकड़े जो है बिल्कुल चौंकाने वाले रहेंगे। और एक चीज जो हम कह रहे हैं और बाकी सारे न्यूज पोल्स भी कह रहे हैं, वो ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 32 से बढ़कर 40% तक करीब करीब सभी दिखा रहे हैं। बहरहाल सीटें उसमें थोड़ी कम दिखा रहे हैं। मैं कहता हूं वो 10% थोड़ा पीछे रह गए पोल वाले, 10% और आगे लगा लीजिए, ऑन एन एवरेज हम 50% वोट शेयर पर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जहां तक जिल्लत
जिल्लत की बात है। मैं कहता हूं आज मैं आज ये कह सकता हूं कि वोट हमारा पक्ष में आएंगे और हम जीतेंगे, लेकिन कल तो हमें सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है जिल्लत जैसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मीडिया में तो हमें आज भी आना है, कल भी, और जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद भी लगातार आना है। और अबू हुरैरा की इस्माइल बता रही है कि वो छोड़ेंगे हमें, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, और कम से कम तहसीन जी भी 6 महीने तक तो लगातार बोलते ही रहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं। सियासत कुछ भी हो, नतीजे कुछ भी आए, लेकिन जो हम लोगों का दिल जुड़ा है वो तो हम कहीं दूर होने नहीं जा रहे हैं। नतीजे कुछ भी हो। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं। दिल्ली के चुनाव को बड़े करीब से आपने देखा है। संजय बघेल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अतहार जैदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अतहार जैदी साहब, 2013 बड़ा शानदार रहा, 2015 उससे भी ज्यादा अच्छा आम आदमी पार्टी के लिए रहा, और अब 2020 में नतीजे आने से पहले जो एग्जिट पोल है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शानदार हैं। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के दावे तो हरियाणा में भी कुछ और ही थे और झारखंड में भी कुछ और ही थे, तो मैं बीजेपी के दावों पे बात नहीं करना चाहता हूं। मैं जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं उससे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हमें लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजों का एवरेज आ रहा है उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हमारा रहेगा, क्योंकि 2015 में हम सिर्फ 49 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेके अपना लोगों के पास गए थे और लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि 70 में से 67 सीटें उन्होंने हमें जिता दी थी। इस बार हम 5 साल का अपना काम का रिपोर्ट कार्ड लेके पब्लिक के पास गए हैं, जिसको लोगों ने सराहा है और मन अपना बना चुके थे लोग। और उस 5 साल के हमारे काम को देखते हुए, जैसे अरविंद जी ने आपने देखा होगा, हमारा पूरा कैंपेन का जो फोकस था वो इसी बात पे था कि ये चुनाव काम पर होगा। जो 5 साल में हमने बेसिक जरूरतें थी दिल्ली की जनता की, जैसे पानी था, हेल्थ थी, एजुकेशन थी, उसमें जो हमने काम करके दिखाया उसको सराहा है लोगों ने। हालांकि बीजेपी ने इस कैंपेन को डीरेल करने की कोशिश की, पूरा कैंपेन उन्होंने शाहीन बाग, सीए-एनआरसी के ऊपर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। ये एग्जिट पोल के नतीजे भी आप देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से काम पे वोट दिया है। और आप देखिएगा, जब 11 तारीख कल ही है, कल आप देखिएगा कि जब कल नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो एग्जिट पोल में हमारे सीट्स दिखाई जा रही है उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हमारा होगा और काम की जीत होगी। बिल्कुल तहसीन पूनावाला जी, क्योंकि लगातार शाहीन बाग का इशू हो, सीएए एनआरसी का इशू और शहरियत तरमीम का इशू, लगातार इस इशू को आप उठाते रहे हैं, अपने हर स्तर से आपने इस इशू को उठाया है। दिल्ली के चुनाव में क्या ये जिस इशू को लेकर बीजेपी उठी थी, खासतौर से उसका फोकस शाहीन बाग पर था, सीएए और एनआरसी पर उसका इशू था, क्या आपको लगता है कि ये इशू बीजेपी के लिए एक तरह से कारामद नहीं हुआ? इस इशू को बीजेपी भुना नहीं पाई दिल्ली के चुनाव में? सबसे पहले अबू भाई, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आपके माध्यम से मैं देश की आवाम को बताना चाहता हूं, देखिए शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है, जो सीए एनआरसी के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो तो सारे मुल्क में हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है। दूसरा, आवाम जानती है, मुल्क की आवाम जानती है कि ये प्रोटेस्ट केंद्र की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो केंद्र में उसके खिलाफ है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी सूबे की हुकूमत के खिलाफ नहीं है। तो सूबे में इसका इस्तेमाल जो बीजेपी में ने किया, ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था दिल्ली के चुनाव को लेकर। एक और था केजरीवाल का काम, केजरीवाल जी ने क्या किया नहीं किया। दूसरी ओर था कांग्रेस, हालांकि उन्होंने चुनाव उतना लड़ा नहीं, लेकिन उनके पास था शीला दीक्षित का डेवलपमेंट का वर्क, इनके पास कुछ था नहीं काम दिल्ली को लेकर, इसलिए इन्होंने चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की। अगर आपने देखा होगा, चुनाव के दिन भी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट हुआ था, जिसका सबने खंडन किया, सबने कहा कि गलत है, सभी पत्रकारों ने भी कहा। तो उन्होंने उसे पोलराइजेशन करने की कोशिश की। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, और एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हुई। अब दूसरी बात, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि बीजेपी 5 या 6 सीट को क्रॉस करेगी, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी शिवम भाई ने बताया कि 3.5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कम था, उसके बाद जो बढ़ गया वोटिंग परसेंटेज। अगर एक पैटर्न में वोटिंग परसेंटेज हो रहा है तो आप
क्यों ये सोच रहे हो कि जो एग्जिट पोल, जिन्होंने एग्जिट पोल किया, जो प्रोफेशनल्स है, वो सिर्फ 3:30 बजे तक का एग्जिट पोल किया, उन्होंने 5 बजे तक का, 6 बजे तक का डेटा नहीं देखा, जबकि सारे एग्जिट पोलस्टर्स ये कहते हैं, और CNN न्यूज 18 वगैरह आपके सिस्टर चैनल्स पे भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हमने 6 बजे तक का पैटर्न देखा है। तो जो वोटिंग पैटर्न 3:30 के पहले था वही कंटिन्यू हुआ। दूसरी बात, ये कौन सा मैकेनिज्म है कि 3:30 बजे के बाद हम लोगों के घर पर जाके हमारे वोटर्स को बाहर निकाल सकते हैं? अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म है तो फिर बीजेपी कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों हारती है, झारखंड में उन्होंने क्यों हारा, छत्तीसगढ़ में क्यों हारे? तो ये देखिए, आरएसएस का भी एक हवा होता है, ये होता नहीं इस तरह से, सिर्फ ये बोलने की बातें अपनी आबरू बचाने के लिए। आप मेरे इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए, 10 बीजेपी क्रॉस नहीं कर रही। कल मैं दोबारा आपके साथ बैठूंगा, 10 बिल्कुल, ये तो जब ईवीएम अपना नतीजा बताना शुरू करेंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जाहिर सी बात है कि दावे तो सबके अलग अलग हैं। बीजेपी और मनोज तिवारी जी तो दावा कर रहे हैं कि 48 सीटें आ रही हैं और बीजेपी सरकार बना रही है। शिवम भाई भी हमारे साथ बैठे, ये भी कह रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है, लेकिन जब कल नतीजे आना शुरू होंगे उसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं शिवम आपके पास आऊंगा। मैं जल्दी से चाह रहा हूं कि संजय सिंह बघेल जी का भी रिएक्शन ले लेता हूं। संजय सिंह जी, लगातार दिल्ली के चुनाव को आप कवर करते रहे, इस पर आपकी नजर रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या हम देखते हैं कि 2019 का चुनाव जो अभी अभी निकला है, 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले, वहां पर बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत लेती है, लेकिन जब चुनाव असेंबली का आता है 2015 और 2013 में भी हमने यही देखा था कि जब चुनाव की बारी असेंबली चुनाव की होती है तो अचानक ये पैटर्न बदल क्यों जाता है? तस्वीर जो है वो अचानक पलट क्यों जाती है? अबू देखिए, ये जो चुनाव है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पूरा दिल्ली का चुनाव कवर किया हूँ, कंटिन्यूअस इस पर काम भी कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूरा रिसर्च 3 चरणों में किया। 3 चरणों में मतलब 1 महीने पहले लोगों से जाके मिला अलग अलग एरियाज में दिल्ली के, कि उनका व्यू पॉइंट क्या है। तो उस समय यह था कि एक तरह से उनको लग रहा था कि हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो आम आदमी पार्टी ही है। लेकिन 15 दिन बाद जो हमने रिसर्च किया, 15 दिन पहले चुनाव के, तो उस समय यह था कि बीजेपी अपना कुछ मोमेंटम बना रही थी, तो थोड़ा सा लोगों का व्यू पॉइंट बदला है। लेकिन जब हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे पब्लिक से जाकर के अलग अलग, और उस समय बात कर रहे थे जब एक एक पार्टी का कैंपेन चल रहा था, उसके 10 मिनट बाद मैं पहुंच रहा था और हमारे रिसर्चर की टीम पहुंच रही थी, जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ जब हम पहुंच रहे थे, तो फिर वहां पे ये सीधे सीधे पब्लिक बोल रही थी कि देखिए भाई साहब जो है, तो आप हम किसी की टोपी, यदि कोई बीजेपी वाला आता है, कांग्रेस वाला आता है, आम आदमी पार्टी वाला आता है, कोई आता है, जो भी हमारे पास आएगा हम सबकी टोपी पहन लेंगे। लेकिन यहां पे हमें क्या है, अपना काम करना है, व्यवसाय करना है, रोजगार करना है और अपना घर परिवार चलाना है। तो हम तो वोट उसी को देंगे जहां से हमें फायदा होगा। तो ये देखिए कि पहले तो 4 साल तक तो आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा काम नहीं की थी, लेकिन एक साल पहले उन्होंने बिजली, पानी, जो वोमेन्स के लिए फ्री यात्रा किया, बसों का सुविधा दी एक तरह से फ्री में, उसका बहुत असर उन पर पड़ा था। क्योंकि मैंने पूछा कि क्यों आप वोट देना चाहते हैं, तो बोले कि देखिए हमारा 200 यूनिट तक का फ्री है, बिजली पानी लग नहीं रहा है, स्कूल सुधर गई है। तो एक ये था। फिर हमने पूछा कि राष्ट्र का जो भावनात्मक मुद्दा इस तरह बीजेपी कैंपेन कर रही है, किस तरह से ये भी बहुत जरूरी है। तो उनसे वो लगा कि देखिए देश का सवाल होता तो हम बात करते, लेकिन हम जहां रह रहे हैं उसमें यदि हमें कोई सुविधा आज तक दिया है तो आम आदमी पार्टी दिया है। तो वहां पे यदि हम देखें कि उनका ओपिनियन, जो मूड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने काम पर वोट ज्यादा किया है, फोकस ज्यादा किया था। उस तरह से मुझे लगता है कि बीजेपी ने देश का मूड है, देश का मूड तो नहीं हम कहेंगे, दिल्ली का मूड नहीं समझ पाई। शायद देश के लेकर के ये मुद्दा रहता तो कुछ असर और होता, लेकिन ये एक राज्य के लिए और छोटे से राज्य के लिए था। तो वहां दिल्ली का मूड जो था यही था कि लोकल क्षेत्र ज्यादा प्रभावित थे, ना कि पूरा राष्ट्र वाला देखा जो मुद्दा था वो ज्यादा प्रभावित था। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इसमें बाजी मारती हुई दिख रही है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा, बीजेपी ने इंप्रूव खूब किया है। 15 दिन बाद जो उन्होंने पहले शुरू किया है उसमें इंप्रूव बहुत किया है, तो उसका भी परसेंटेज बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ढांडा जी एक चीज समझना चाह रहा हूं, दिल्ली वालों के मूड के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो जिसके बारे में अभी संजय बघेल जी बता रहे थे कि 6-7 महीने पहले जस्ट लोकसभा के चुनाव होते हैं, सारी सीटें बीजेपी को चली जाती हैं, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है। बल्कि मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि कोई भी असेंबली हल्का ऐसा नहीं था जहां पर लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी लीड कर रही होती, बल्कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि
आमतौर से सोचा जाता है असेंबली के चुनाव में, अदर स्टेट में भी हमने देखा कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, लोग उसे देखते हैं, वोटर उसे देखते हैं कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, अगर उसी को हम स्टेट में लेकर आते हैं तो कम से कम हमारा फायदा होगा, सरकार काम करेगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ऐसा आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल, एक तो ये आपका पॉइंट का जवाब देते देते दो तीन चीजें और स्पष्ट करूंगा जो अभी चर्चा में आई। एक तो ये कि दिल्ली हमेशा से डिस्क्रिशन करता आया है। आप 98 के बाद का कोई चुनाव उठा करके देख लीजिए, दिल्ली हमेशा ये डिस्क्रिशन करता है कि केंद्र में किसी को चुनता है, राज्य में किसी को चुनता है, एमसीडी में किसी को चुनता है। तो वहां का जो एक या मीडिया अवेयरनेस लगा लीजिए या सेंटर हार्ट लगा लीजिए देश का किसी भी तरीके से, वहां का जो वोटर है वो अवेयर है, वो छोटे छोटे मुद्दों पर डिस्क्रिशनरी पावर अपनी यूज करता है कि किस मुद्दे पर मुझे किसको चुनना है, मुझे सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, जहां जिससे फायदा होता है उसको वोट पड़ता है। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इतिहास नहीं है कि वो 50% के वोट शेयर को टच करे, वो 40% भी क्रॉस आज तक नहीं किया है। और जब बाईपोलर जब मुकाबला होगा, जब दो पार्टीज के बीच में मुकाबला होगा, तो बीजेपी उसमें नहीं ठहरती है। ये फैक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं। और जो लगातार बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कर रहे हैं कि उनका वोट शेयर 35% से बढ़ के चलिए 40 चला जाएगा, लेकिन बाईपोलर मुकाबला नहीं है। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें, जहां पर कांग्रेस एफर्ट मार रही थी, जहां कांग्रेस कह रही थी कि हम चुनाव में हैं, वहां 9% वोट मिला था 2015 में। लेकिन अगर आप इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस रिवर्स कैंपेन मोड में थी, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ता ही नजर नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आखिर के सिर्फ 2 दिन में नाम मात्र के लिए, कि ये ना कहे कोई कि कैंपेन नहीं किया, वो कैंपेन करने के लिए आखिरी के 2 दिन में जाते हैं। तो बाईपोलर मुकाबले में अगर 40% भी आ जाएगा तो 50 वर्सेस 40 होगा, तब भी आप सीटों में ये नहीं कह सकते हैं कि आप कहीं से जीत दर्ज कर लेंगे। दूसरा बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, जो एक रॉन्ग फैक्ट है जो लगातार कोट किया जा रहा है कि 3 बजे के बाद अचानक से वोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा नहीं था। इस बार चुनाव आयोग ने नया सिस्टम इस्तेमाल किया था, सिर्फ सुबह 8 से 10 के बीच में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा था। उसके बाद कंसिस्टेंट वोटिंग दिल्ली में हुई है, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग लगातार हो रही थी, जिसके बाद में जिसको लेकर के हंगामा भी हुआ कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी फाइनल फिगर्स नहीं पहुंचे। नए ऐप में इस बार अपलोड किया जा रहा था डाटा, जिसकी वजह से अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी। जो डाटा आपको 3 बजे मिल रहा था वो डाटा 1 बजे का था, जो डाटा 5 बजे मिल रहा था वो डाटा 3 बजे का था। जो फाइनल फिगर 6 बजे के बाद 1.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग ने, तो उन्होंने बताया था कि 57% वोट होगा, एक अनुमानित था, वो भी एग्जैक्ट फिगर नहीं था। और आप देखें उसके ऊपर 5% और ऊपर चला गया। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट इशारा नहीं कर रहे हैं उस तरफ जो बीजेपी दावा कर रही है, फैक्ट्स उस तरफ इशारा नहीं कर रहे। और एक छोटी सी बात और मैं इसमें कहूंगा कि जो पूरा का पूरा जो माहौल बनाया बीजेपी ने, आप कैंपेन देखिए किस चीज पर था बीजेपी का। आम आदमी पार्टी काम पर अपना कह रही थी कि हमें काम पर वोट दीजिए, कांग्रेस कह रही थी कि हमारे पुराने काम पर वोट दीजिए, बीजेपी किसी काम पर वोट नहीं मांग रही थी। बीजेपी कह रही थी कि देश के लिए, शाहीन बाग के लिए हमको वोट दीजिए। तो वो मुद्दा अगर क्लिक करता तो ये भावनात्मक मुद्दा था, और भावनात्मक मुद्दा जब क्लिक करता है चुनाव में तो वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ती है। हर आदमी जोश के साथ वोट डालने जाता है कि मुझे इस मुद्दे पर वोट करना है। वोटिंग परसेंटेज तो नहीं बढ़ी, पिछली बार से कम हो गई वोटिंग परसेंटेज। तो इसका मतलब सीधा ये कि भावनात्मक मुद्दे ने काम नहीं किया, और जब आपका मुद्दा काम नहीं कर रहा है तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हमको ज्यादा वोट मिल जाएगा? बिल्कुल। शिवम, कहीं ना कहीं जिस इशू को लेकर बीजेपी लड़ रही थी, जिस तरह से अनुराग जी ने बहुत तफसील से चीजें रखी, जो इशू लेकर उठी थी, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में ऐसा नहीं था कि बीजेपी के हाथ खाली थी, बीजेपी के पास कोई इशू नहीं था। भाई एमसीडी आपके हाथ में है, डीडी आपके पास है, दिल्ली की सिक्योरिटी आपके पास है, बीजेपी के पास इशू थे। लेकिन शाहीन बाग बैठे बिठाए एक ऐसा इशू मिल गया था जिस पर बीजेपी सोच रही थी कि हम गेन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एग्जिट पोल, मैं शिवम बार बार एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं क्योंकि नतीजे भी कल आने हैं, और नतीजे क्या कुछ होंगे ये ईवीएम मशीन खुलने के बाद और नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शाहीन बाग का इशू और एनआरसी और सीए का जो इशू है वो कहीं काम करता नजर नहीं आया बीजेपी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ढांडा जी को कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने कामों पर चुनाव लड़ा। साहब, अमानतुल्लाह पहले दिन से किस तरह के बयान दे रहे थे। आप कह रहे हैं वो अपने कामों पर चुनाव लड़ रहे थे। आप क्या कहते हैं कि जब एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है जुलेना में कि आपकी दाढ़ी काट दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आ गई,
और आपका बुर्का उतार दिया जाएगा तो ये काम पर चुनाव लड़ना हुआ? मुझे तो कहीं से ये काम पर चुनाव नहीं लगता। और आपने कहा कि कांग्रेस अपने 15 साल पर चुनाव लड़ रही थी, और ये तहसीन भाई ने भी कहा। तहसीन भाई एक चीज बताइए, पीएम को डंडा मारना क्या पिछले 15 साल का काम था आपका? आप तो लड़ ही नहीं रहे थे। कुल मिला के कांग्रेस की सिचुएशन तो वैसी हो गई कि एक पड़ोसी का जो बच्चा है वो आम के पेड़ पर चढ़ रहा था, अगर गिर के मर जाएगा तो लड्डू खाने को मिलेंगे, और अगर आम लेकर आ गया तो आम खाने को मिलेंगे। आप तो कहीं थे ही नहीं। आपका तो यह है कि किसी तरह से अलाइनमेंट में 2-4 सीटें, अगर कांग्रेस की 1-2 सीट आ गई और कहीं पर आम आदमी पार्टी पीछे रह गई तो बैकडोर से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। एजेंडा सिर्फ इतना था कि बीजेपी हारनी चाहिए। यानी शिवम बीजेपी मान रहे थे कि कांग्रेस से एक तो पिक्चर में थी नहीं, कांग्रेस लड़ ही नहीं रही थी। आप उसने लड़ाई से पहले हथियार डाल दिए थे कांग्रेस ने। जी, बीजेपी इस चीज को मान रही है। क्या कहा आपने? बीजेपी इस चीज को मान रही है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने हथियार पहले ही डाल दिए। नहीं, दिल्ली मान नहीं रही है, कांग्रेस ने ये दिखाया है बाकायदा। देखिए, अंदर की रिपोर्ट्स ये हैं कि खुद नहीं चुनाव लड़े, ज्यादातर सीटों पर जो टिकट्स हैं वो किसी तरह से डमी कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, सबको पता है। 2 रैलियां हुई हैं, आप कहां थे? आपने रैली नहीं की, आपने चुनाव नहीं लड़ा, आप अपने कैंडिडेट्स के पीछे तक जाकर खड़े नहीं हुए, और आप कहते हैं कि हम भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी हैं। अरे मतलब इस तरह से हथियार डाल देना कि बस किसी भी तरह से दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, कैसे भी करके जो है भारतीय जनता पार्टी को रोको। आप जो बैठकर भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं, अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी होने का दम भरते हैं, और आज हालात यहां पर है कि क्षेत्रीय पार्टी को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। खुलकर कह भी नहीं सकते कि हम आपके साथ हैं, साथ आ भी नहीं सकते। चुनाव भी मजबूरन तो लड़ना पड़ेगा ही, तो ठीक है, चलो डमी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। मेरे ख्याल से जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े। कांग्रेस की सच्चाई यही है कि कांग्रेस इस बार जीतना नहीं चाह रही थी, बल्कि वो ये देखना चाह रही थी कि बीजेपी को हराना है। आम आदमी पार्टी को उसने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यह था कि बीजेपी कितने ज्यादा फर्क से हारेगी, इसके लिए हाथ पर हाथ धरे बैठी रही आखिर तक कांग्रेस। देखिए, 2 चीज़ मुझे कहना है, इसको हमें 2 चीज़ में डिवाइड करनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैं पहली बार आपके शो पे शायद शिवम भाई से कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये कहते हुए कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था, आई थिंक वो बेटर चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन जो कांग्रेस की दिल्ली की लीडरशिप थी, खास करके एक लीडर जिसका नाम मैं बटूरा कहता हूँ, उसे मैं बटूरा लीडर कहता हूँ, उस बटूरे ने शीला जी जब जिंदा थी उन्हें इतना परेशान किया, और आज जब शीला जी हमारे बीच में नहीं रही है, वो चुनाव भी नहीं लड़ा, वो भाग्य चुनाव भी नहीं लड़ा उसने। तो कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करने वाले, राहुल गांधी ने एक बार कहा था, कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करने खुद कांग्रेस के ही लोग हैं। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और कांग्रेस को रीग्रुप करना होगा। दूसरी बात, लेकिन ये बेहद जरूरी था कि बीजेपी चुनाव हारे, ये बेहद भी जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का पोलराइजेशन बीजेपी ने किया था, दिल्ली में कुछ सीट उन्हें मिल जाती लेकिन देश पीछे छूट जाता। जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, लोगों को गोली मारे, लोगों के कपड़ों से आइडेंटिफाई होते, शाहीन बाग में शौक लगेगा, और वजीर दाखिला कह रहे कि शाहीन बाग में शौक लगेगा। तो एक स्तर गिरा था राजनीति का, वो आई थिंक वो इस पर थम जाएगा, लोग सांस ले पाएंगे, ये एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तीसरी बात, शिवम भाई ने एक बात कही कि जो 3-3:30 बजे तक वोटिंग परसेंटेज था, एक कम था, उसके बाद बढ़ा। मैंने कहा कि आरएसएस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन ऐप था, इलेक्शन कमीशन का ऐप, वो ठीक से अपडेट नहीं हुआ था। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसी कोई स्थिति थी नहीं कि वोटिंग कम हुआ था। वोटिंग में बहुत फर्क आया था, लेकिन वोटिंग कम हुआ है पिछले बार से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मिसगाइड कर रही है लोगों को। जहां तक मैं इस नतीजे को देख रहा हूं, दिस इज अ वन वे वोट फॉर आप पूरी तरह से इलेक्शन को स्वीप कर रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल आपको 60 सीट भी मिले, आप 60 पे खत्म करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। मैं अतहर जैदी आपके पास आना चाहूंगा, जो लगातार अब देखिए बीजेपी भी अब खुलकर कह रही है, इससे पहले गुमान किया जा रहा था कि कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव इस वजह से नहीं लड़ा ताकि कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी का ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि अंदर खाने कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मजबूत किया इस चुनाव में, और इसी वजह से वो मजबूती से मैदान में नजर नहीं आई?
देखिए, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और मुझे नहीं लगता, खैर उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस लोकसभा में भी हमारे सामने मजबूती से लड़ी थी, बल्कि कांग्रेस को हमसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला था। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई भी पार्टी हारने के लिए चुनाव लड़ती है। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और कांग्रेस ने भी जीतने के लिए लड़ा होगा। लोकसभा में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। दिल्ली के अंदर लोकसभा की जो पिक्चर थी वो तो बिल्कुल अलग थी जैदी साहब। हाँ, तो कांग्रेस जी वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस के पास दिल्ली के अंदर कोई विजन नहीं था, वो शीला जी के पिछले 15 साल के काम पे वोट मांग रहे थे। बीजेपी के पास कोई और आगे का विजन नहीं था, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एनआरसी शाहीन बाग के नाम पे वोट मांग रहे थे, और हम लोग 5 साल के अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे थे। आपने तो आम आदमी पार्टी ने और मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं। दिल्ली के लोग, शाहीन बाग का जिक्र तो आम आदमी पार्टी ने भी किया। देखिए, शाहीन बाग का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि बीजेपी बार बार उसको हमारे ऊपर डाल रही थी कि अरविंद जी शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक चीज समझिए आप, 2 साल पहले तक बीजेपी के जितने नेता थे उनसे बड़ा हमदर्द मुस्लिम महिलाओं का शायद इस देश में कोई नहीं था। 3 तलाक पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपने रुमाल गीले करे फिरते थे कि हम अपनी बहनों को न्याय दिला रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं। उन्होंने क्लेम भी किया 2019 के अंदर कि हमें मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है। आज वही मुस्लिम महिलाएं अगर शाहीन बाग के अंदर ठंड में बैठी हुई हैं तो जो, और उस कानून के खिलाफ बैठी हैं जो केंद्र सरकार ने बनाया है, तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव शाहीन बाग जाता, जाके उन महिलाओं से बात करता, उनकी बात नहीं? अब तो चुनाव खत्म हो गए। अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है, जवाब देना चाहता हूं। साहब एक जाति कर रहे हैं कि वो कांग्रेस, अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर मुकाबला हो जाता तो जितनी भी सीटों पे कांग्रेस थोड़ी सी भी मजबूत होती वो सीट आप लूज करते बीजेपी को। ये सीधे तौर पर स्थिति है दिल्ली के अंदर। मान लीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शाहीन बाग चले जाते, सिर्फ इतना भर कर देते कि शाहीन बाग चले जाते, तो आप शायद 10-12 सीटें लूज कर देते बीजेपी को। जो माइनॉरिटी का वोट है वो एक तरफा पड़ा आपकी पार्टी को इस बार। अगर वो थोड़ा सा भी डिवाइड हो जाता, और माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटी में इस बार एक और नया फैक्टर था कि माइनॉरिटी में इस बार सिख वोट भी अगर आप देखें तो बीजेपी के साथ इस बार अकाली दल गठबंधन में नहीं लड़ा, जो बहुत बड़ा फैक्टर था। जो सिख वोट था वो अकाली दल और आम आदमी पार्टी में, वो पंजाब से लड़ाई चली आ रही है, वहां पर दोनों पार्टियों में टक्कर होती है, और वो टक्कर यहां पर दिल्ली में भी है। वो वोट बंटता था पिछली बार तक, इस बार अकाली दल उससे अपने फेस ही सामने नहीं था, अकाली दल का पीछे हो गया अकाली दल, तो वहां पर वो एक प्लस फैक्टर था आम आदमी पार्टी के लिए। और जहां तक मुस्लिम वोट की बात है तो आप देखिएगा कि ज्यादातर इलाकों में जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर 90% से ज्यादा वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, मुस्लिम वोटर्स का। उसका सिर्फ एक कारण था कि अगर लोकसभा चुनाव की तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुल करके सामने आ जाते और एक एग्रेसिव कैंपेन करते, अगर वो साइड ले लेते, माइनॉरिटी साइड ले लेते, तो आम आदमी पार्टी का नुकसान होता। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का नुकसान होता। मुझे बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना, इसी पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर दिल्ली के ईवीएम के कल नतीजे खुलना। तो आज कयामत की रात है, कल नतीजों का दिन होगा और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार सुबह 7 बजे से कवरेज शुरू करेगा और सबसे सटीक पहले रुझान और उसके बाद नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली वालों में तजस्सुस बना हुआ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी तजस्सुस बना हुआ है। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जरूर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को एक भरोसा है कि ईवीएम जब अपना नतीजा बताना शुरू करेंगी तो तस्वीर बदल सकती है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आज बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और खास मेहमान अहमद जावेद साहब, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। अहमद जावेद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। पहला बहुत छोटा सा रिएक्शन अहमद जावेद साहब, दिल्ली के नतीजों को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद, क्या लग रहा है कि किसके दावे में कितना दम है? एग्जिट पोल बहरहाल अंदाज़ा होता है, तखमीना होता है, लेकिन अब जो तकनीकें हैं और जिस तरह का नेटवर्क है मीडिया के पास और एग्जिट पोल की एजेंसियों के पास, वो अब तक पिछले कई इंतखाबात से ये होता आया है कि करीब करीब एग्जिट पोल जो नताइज देता है उसके करीब करीब नताइज आते हैं, तो समझा जाता है और लोग तवक्को कर रहे हैं कि वही नताइज आएंगे। वैसे तो असल नतीजा ईवीएम मशीन देंगी। वो मशीनें कब, क्या और कैसे
देना शुरू करेंगी तो, और आप कह रहे थे ये क़यामत की रात है, मैं समझता हूँ इसे ईद की रात कहना चाहिए। जो वर्डिक्ट आता है, जो मैंडेट आता है पब्लिक का, वो जैसा भी हो, किसी के लिए काबिल कबूल होगा, किसी के लिए मायूस कुन होगा, किसी के लिए हौसला अफजा होगा, किसी के लिए मायूस कुन होगा, लेकिन सही बात यह है कि वो दोनों के लिए जो नतायज आएंगे वो खुशी के बिल्कुल के नतायज होंगे। नतीजे एक नई सरकार, एक नई शुरुआत के नतायज बीजेपी होंगे। के लिए भी 2015 के मुकाबले में तो एक तरह से एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 2020 में नतीजे बेहतर ही होंगे, कुछ भी नतीजे हों। मैं संजय बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, मुस्लिम वोट बैंक की अगर हम बात करें, मुस्लिम वोटरों की बात करें, खासतौर से दिल्ली में जिस तरह से अभी ब्रेक पर ढांडा जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का एक तरह से असर है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के सामने दो ऑप्शन थे, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने महसूस किया कि आम आदमी पार्टी ही असेंबली के चुनाव में बीजेपी के सामने एक तरह से मुकाबला कर सकती है? अबू देखिए, ये जो मैं देख रहा था, जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो बल्ली मरान और सीलमपुर में आप देखें तो वहां सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है और वहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं खपा और खुल करके निकला है, जो एक तरह से उनके खिलाफ एक तरह से माहौल तैयार किया गया है। उनको लगता है कि सुरक्षा है, भले यह सुरक्षा उनके लिए कितना वो समझदारी से किसी शिशु को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक तरह से राष्ट्र का जो एक तरह से निर्माण किया गया और जो तरह मुद्दा बनाया गया, कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता से बिल्कुल एकदम से तवज्जो नहीं रखती थी। इसलिए इस तरह का वहां वोटिंग परसेंटेज हुआ। और बिल्कुल ये जहां तक रहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि किसकी तरफ जाएगा, देखिए तो यदि मेहनत और काम के उस पर देखा जाए, काम को उस पर देखा जाए, यदि ओवरऑल तीनों पार्टियों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें सबका ओपिनियन नहीं था कि भैया हम आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे क्योंकि जीतने वाली पार्टी है और औरों से बेहतर हमारे लिए काम की है। लेकिन यदि हम पिछले 1 महीने का मेहनत देखें, जिस तरह से कैंपेन किया, जिस तरह से स्ट्रेटजी लगाए, जिस तरह से हो सकता है कि बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया वो एकदम से यहाँ की जनता के लिए सूट नहीं करता रहा हो, लेकिन उन्होंने मेहनत खूब किया और अंत तक मेहनत किया। उसके परिणाम तो आपको कल पता चलेंगे। लेकिन कांग्रेस को जो ओपिनियन रहा, परसेप्शन बना लोगों का, तो एक राम भरोसे पार्टी हो गई। क्योंकि आप देखिए शीला दीक्षित के बाद जो एक तरह से विकास की लेडी मानी जाती थी, विकास वाला कोई चेहरा मानी जाती थी दिल्ली के लिए, 15 साल में उन्होंने जो काम किया, उनके बाद कोई नेतृत्व तो वहां पे दिखाई नहीं दिया। अजय माकन साहब थोड़ा सा दिखाई देते थे लेकिन वो बीमार हो गए। तो एक तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन नजर आई दिल्ली में। और दूसरा उनका शीर्ष नेतृत्व भी रहा कि उनको लगा कि भैया हमें ये छोटा चुनाव है। देखिए आप जो जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ तो वो शिवसेना के साथ वो गठबंधन करती है, तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम वो सोच रही है कि अभी हमें यहाँ पे कुछ भी हो बीजेपी को रोकना है, ये उनका मुद्दा था। तो इसलिए वो खुलकर कैंपेन में नहीं आई और आई भी तो 2-3 दिन पहले आई, ये कि लगे कि राष्ट्रीय पार्टी होकर के भी हम कहीं ना कहीं एकदम से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये सोचकर यदि देखें हम पूरा तो ये मुस्लिम वोट बैंक जहां पे है वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि यदि हम किसी का फायदा पहुंचा सकते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। आल दो ये कांग्रेस का वोटर रहा है। ढांडा जी, अजय माकन जी की बात कर रहे थे बघेल जी, तो अजय माकन जी तो चुनाव लड़ने के लिए कहा तो विदेश चले गए बहाना बना के। तो स्थिति ये थी कि जो सीनियर लीडरशिप थी, जो सोनिया गांधी ने उनको ये कहा बुला करके बाकायदा मीटिंग में सारे सीनियर लीडर्स को कि आप मैदान में उतरिए कि कुछ दिखे कि कांग्रेस लड़ रही है। बिल्कुल एक भी सीनियर लीडर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ, हर एक के पास कुछ बहाना था। तो जब आपकी सीनियर लीडरशिप उतरी नहीं, पार्टी ने यह तय कर लिया कि भाई हम फ्रंट लाइन पे जाके नहीं लड़ रहे हैं ये चुनाव। सोनिया गांधी तो प्रचार करने गई नहीं, खैर उसका कारण दूसरा था, सेहत उनकी उतनी दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उस समय वो भी बीमार थी, जो न्यूज़पेपर में सवाल आता है कि वो बीमार थी। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि उनकी तो सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिनको लीड करना चाहिए था कैंपेन, अजय इस पूरे कैंपेन में कोई मुझे बता दे कि कांग्रेस की तरफ से अजय माकन कहां प्रचार कर रहे थे, इसमें जेपी अग्रवाल कहां प्रचार कर रहे थे। जेपी अग्रवाल तो खुद परेशान थे कि उनके बेटे का टिकट काट करके अलका लांबा को टिकट दे दिया गया चांदनी चौक में। तो वो जो इंटरनल फाइट थी कांग्रेस की, और कांग्रेस लीडरशिप ने एक तरीके से तय कर लिया कि अगर हम कोशिश करेंगे, और मैं कुछ एक पार्टी वो एक मीटिंग का हवाला भी मैं आपको दे दूं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ हम ऐसे ही बैठे हुए थे, पर्सनल गुफ्तगू कर रहे थे इस तरीके से। तो कुछ सीटों पर जैसे आप बताते हैं कि अनुमान कि यहां कांग्रेस कैंडिडेट अच्छा कर रहा है, तो वो अच्छा जब बताते हो आप, पार्टी के नेता के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो सीनियर लीडर, उनके चेहरे पे शिकन आ गई
कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी जीत जाएगी। तो ये स्थिति थी, ये मानसिकता थी कांग्रेस के लीडर्स की इस बार, और इसको मानना चाहिए कि कांग्रेस ये इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी को भी उनको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं लड़ चाह रही नहीं रही कि हम लड़ें, फाइट करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि हम यदि लड़ेंगे तो सीधे सीधे जो हम वोट काटेंगे उसका फायदा बीजेपी को होगा, और वो चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी जीत जाए। तो बेसिकली उनका, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने अलग अलग जगहों से भी किया, पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात की, बीजेपी में भी जाके देखा, क्षेत्र में भी जाके देखा, तो उनका यही था कि कुल मिला के हमें किसी न किसी तरह बीजेपी को रोके, और बीजेपी यदि यहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगी, तो यदि यहाँ बीजेपी को रोकोगे तो वो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, और इसका परिणाम वो दूरगामी लोकसभा के लिए देख रही थी। तो अपने आप को एक तो अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं ढूंढी, डमी कैंडिडेट शिवम जी बोल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया। ये पूरा अंदर की स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की। बिल्कुल। मैं ढांडा जी बहुत मुख्तसर में एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि जो शाहीन बाग का धरना था, या जो दिल्ली के ठीक चुनाव पहले CAA का इशू केंद्र की सरकार ने उठाया, ये भी आम आदमी पार्टी के एक तरह से फेवर में ही चला गया, जिस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है। देखिए, बिल्कुल फेवर में चला गया। मुद्दा ये बीजेपी ने बनाया था, लेकिन आप अगर देखें तो कंसोलिडेशन क्या हुआ, ये कोशिश ये थी कि हिंदू बनाम मुस्लिम का कंसोलिडेशन हो जाए। बीजेपी ने इस तरीके का पूरा कैंपेन किया। उनके लीडर्स, आप कपिल मिश्रा के आप ट्वीट देख लीजिए, मनोज तिवारी के आप ट्वीट देख लीजिए, तेजेंद्र बग्गा के आप ट्वीट देख, इतने, प्रवेश वर्मा के बयान देख लीजिए आप, इतने तो उनको नोटिस हुए, सजा दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो उनका कैंपेन ये था कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए एक तरीके से, और उनको फायदा हो इसमें। लेकिन वो वर्सेस मुस्लिम तो हो गया, लेकिन हिंदू वोटर्स में उस तरीके का गुस्सा, उस तरीके का जोश जैसा बीजेपी बनाना चाहती थी, वैसा नजर नहीं आया। और इसी वजह से हिंदू एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह वोट नहीं करता है। उसमें क्लास सेक्शंस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। जो लोअर क्लास है वो आम आदमी पार्टी के साथ बहुत जुड़ गया है। जैसे पहले कांग्रेस के साथ वोटर होता था, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि उनको फ्री बिजली मिल रही है, उनको फ्री पानी मिल रहा है, उनको तो इस बात से मतलब है। और जो लोअर क्लास की जो महिलाएं हैं, वो अगर बस के किराए में अगर 100, 200, 500 रुपए बचा ले रही हैं, तो उनके लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हिंदुओं में जो वो वोट उस तरीके से मिल रहा था। मैंने आपको बताया, सिख वोटर जो था वो अकाली दल की एब्सेंस की वजह से इस बार उनके पास कोई दूसरा टारगेट नहीं था। आप देखिए, 3 सीटें जिसमें जेडीयू, और एक सीट जिसमें दी थी उसको एलजेपी को, जो सीटें दी थी बीजेपी ने, उसमें सीधे तौर पर नुकसान था। भाई, जेडीयू अपने उस पर तीर के निशान पर चुनाव लड़ रही है वहां पर, और पूरी जो लड़ाई है, टीवी पर देखें, बहस में देखें, वो कमल बनाम झाड़ू की लड़ाई दिखाई दे रही है। तो वो जो 3 सीटें थी जिन पर वो अपने सिंबल पर एलजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ रही हैं, आप उन सीटों पर देखिएगा कि भयंकर नुकसान होगा। क्योंकि वोटर जो है, अगर वो कमल को भी वोट करना चाहता है तो वो जाके ढूंढेगा, कमल का निशान उसको मिलेगा नहीं, और वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी और पार्टी को वोट देगा, वो डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा वोट। तो वो 3 सीटें तो ऐसे ही लूज कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प इस चुनाव में देखना यह होगा कि कपिल मिश्रा कैसा परफॉर्म करते हैं, कि तेजेंद्र बग्गा कैसा परफॉर्म करते हैं। जो लोग बिल्कुल हेट के एंगल से ट्वीट कर रहे थे, जो लोग डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे बड़ा, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा दिल्ली के पब्लिक का, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये आगे के लिए एक टॉनिक साबित होगा, जिसको बीजेपी दोबारा यूज करेगी और इस तरीके के लीडर्स को और ज्यादा प्रमोट करेगी। बिल्कुल। शिवम, क्या वाकई में एक जो टारगेट था बीजेपी का पोलराइज करने का था कि चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देंगे, तो ये जो रास्ता है, ये जो एक टारगेट है, बहुत इजी हो जाएगा, वो नहीं हो पाया? मैं तहसील में मैं आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। बिल्कुल सही कहा आपके रिपोर्टर साहब ने, लेकिन बस थोड़ा सा सेलेक्टिव हो गए, सिर्फ तेजिंदर बग्गा और सिर्फ कपिल मिश्रा तक रहे। भाई, चुनाव आयोग ने जिसको सजा दी, हम तो उसी का नाम लेंगे ना सर, और किसका नाम लेते हैं? नहीं, लेकिन शिवम भाई सही कह रहे हैं कि लिस्ट आपने छोटी की नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें आपने योगी जी का नाम नहीं लिया, अमित शाह जी ने भी कहा था कि भाई तेज बटन दबाना, करण शाहीन बाग में लगे, पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ये दोनों ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर अमानतुल्लाह खान भी नहीं जीतते हैं तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत अच्छा साइन रहेगा। चुनाव आयोग ने नोटिस नहीं दिया ना अमानतुल्लाह खान को, इसमें नहीं आए। आप सेलेक्टिवली क्यों बता रहे हैं? चुनाव आयोग ने नोटिस किसे मिले हैं बताइए। और ये जो आपने सवाल शिवम ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने नकेल किस पर कसी है? नोटिस किसे मिले हैं? चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या अमानतुल्लाह खान के एक भी बयान को पत्रकार होने के नाते आप कह देंगे कि ये भाई शिवम जी, आपकी और मेरी नजर तो ये हो सकता है, आपकी नजर हो सकता है, आप किसी और नजर से देखते हैं, मेरी नजर में भी बायस हो सकता है, चलिए मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग जिसको नोटिस देके बैन कर रहा है कैंपेन जिसका, हम तो फाइनली तो यही मानेंगे ना उनके डिसीजन को। अमानतुल्लाह में जैसा रिएक्शन हुआ है, देखिए चुनाव आयोग ने बैन किया, आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग नोटिस नहीं करेगा? क्या
अमान, देखिए चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी को नोटिस नहीं करेगा। आप जो कह रहे हैं कि कर देगा, हमारी तरफ से एक भी गलत बयान गया होता है सबसे पहले नोटिस हमारे पास आता। वोट ना कटने की बात हो, चाहे वो ये बात हो कि आपको जो है किसी मौलवियों को तनख्वाह देने की बात हो, चाहे अमानतुल्लाह खान की लगातार हेट स्पीचेस की बात हो, चाहे शर्जिल इमाम के सपोर्ट में रैली होने की बात हो, मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। हां, इतना जरूर है कि लगातार ये करने के बाद केजरीवाल ने आकर जरूर ये कहा है कि हम बात करना चाहते हैं डेवलपमेंट पे। मुझे नहीं लगता 13% वोट नहीं बटना चाहिए कोई डेवलपमेंट वाला स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि दाढ़ी और बुर्के की बात करना कोई डेवलपमेंट वाला स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि स्वास्तिक के चिन्ह के पीछे अनुराग ठाकुर ने, योगी जी ने ये जो सारे बयान आए, बग्गा जी ने जो बयान दिया, कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया, ये सब डेवलपमेंट के बयान थे। ये सारे बयान जो योगी जी ने लगातार बयान दिल्ली में 3-4 बयान दिए, या अमित शाह ने जो बयान दिया, इसी तरह से बग्गा ने और कपिल मिश्रा ने बयान दिए, ये सब डेवलपमेंट के बयान थे। भाई करंट तो आप लगा रहे थे शाहीन बाग में ना। खोलिए अबू अगर आप दिल्ली में होते तो मैं आपको नोएडा से दिल्ली की तरफ लेकर चलता। अगर आज होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, दिल्ली बीजेपी के अगर होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, तो उसमें भी हमने आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोली है। आप देखिए पूरी सड़क पर अगर होर्डिंग है तो दावों की पोल खोली गई है। अमित शाह जी ने अगर रैलियां करी है दिन में 4, तो 4 रैली में से 3 रैलियों में उन्होंने इनका पानी, बिजली, स्कूल, जिनकी ये तारीफें कर रहे थे उस पर लगातार बात हुई है। लेकिन जो बात शाहीन बाग की हुई वो एक बड़ा मुद्दा बनी। शाहीन बाग बनाने वाले आप थे, उसको बिरयानी एक्सपोर्ट करने वाले आप थे, उसको आगे बढ़ाने वाले आप थे। नहीं, और बुर्का ओढ़कर बिरयानी खाने को लोग जा रहे थे। यही नुकसान हो गया लोगों को। भाई इन्होंने शाहीन बाग को इतना पुश किया कॉर्नर में, यही नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तहसीन आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन, अगर बीजेपी भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती शाहीन बाग पर, सीए पर, दिल्ली के चुनाव में, और दिल्ली के चुनाव के बाद के लिए इसे उठाकर रख देती, तो शायद मुकाबला यहां पर 50-50 का नजर आता। मैं दूसरी बार आपके शो में शिवम भाई से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं, दूसरी बार थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं। बीजेपी ने स्कूल की बात करने की कोशिश की, पर जानते हो आप क्या हुआ? जिन स्कूलों के उन्होंने खुद वीडियोस बनाए, जिन स्कूलों की उन्होंने खुद तस्वीरें खींची और ट्वीट किए, वो सारे एमसीडी रन स्कूल्स थे या वो स्कूल्स थे जिनको बंद करते आम आदमी पार्टी ने नए स्कूल बना दिए थे। यानी वहां पर भी बीजेपी ने झूठ बोला, तो कोशिश की लेकिन झूठ की कोशिश की। दूसरी बात, शर्जिल इमाम कोई नेता नहीं है, एक कॉमन सिटीजन है जिसने एक घटिया वाहियात किस्म का भाषण दिया, लेकिन एक कॉमन सिटीजन है। आप उसकी तुलना एक वजीर आला योगी आदित्यनाथ से कर रहे हो, एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कर रहे हो, आप उसकी तुलना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए से कर रहे हो। क्या इसमें कोई तुलना हो सकती है? उल्टा मैं कहता हूं कि शर्जिल इमाम शायद ही बीजेपी का प्लांट होगा, क्योंकि मेरी बात मैंने सबसे पहले आपके शो पे ये कहा था अबू भाई कि ये इस पे आप गौर फरमाइए। और क्या हुआ उसके 2 दिन बाद एक मोहतरमा पकड़ी गई बुरके के अंदर। किसकी समर्थक थी वो? क्यों गई थी? बिरयानी खाने गई थी? क्या खाने गई थी? तो देखिए आपने पूरी कोशिश की, क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं था, इसलिए आपको बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। अब्बू भाई बहुत फेयर है, आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल आपने पोलराइज करने की कोशिश की, आपको लगा कि आप इस मुल्क को बांट दोगे हिंदू मुसलमान के अंदर। आप बताना पड़ेगा इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत को बताना पड़ेगा वो कहां पर गलत है। आप गलत हो। आप लोग आपके मुंह पर आप लोग गांधी की बात करते हो, आपकी हरकतें सारी गोडसे वाली है। आप एक चीज समझिए, आप अगर 3 सीट से 6 पर चले जाओगे, 7 सीट पर चले जाओगे, 8 सीट पर चले जाओगे, क्या ये शोभा देता है झारखंड में हमारे वजीर आजम को, मेरे वजीर आजम है, कि वो ये कहे कि कपड़े पहनने वालों से पहचाना जाता है दंगई कौन है? या ये शोभा देता है मेरे वजीर दाखिला को कि शाहीन बाग में शौक लगेगा इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का? क्या आपने आज तक इस मुल्क के इतिहास में, 70 साल के इतिहास में, किसी भी वजीर आजम में, किसी भी वजीर दाखिला का इस तरह का भाषण सुना है? आप सब यहाँ पर न्यूट्रल लोग हैं, मेरी बात पे आप यकीन मत कीजिए, आप शिवम भाई की बात पर यकीन मत कीजिए। आप लोग ये फैसला कीजिए और आवाम में फैसला करेगा क्या ये इन्हें शोभा देता है। और इसकी तुलना आदमी से 30 सेकंड और दे दीजिए जी। ठीक है तहसीन साहब, बात हो गई। ठीक है शिवम, अब जवाब दे दीजिए। बस हो गया। सबसे पहले मैं बड़ा क्लियर कट आपको बताना चाहता हूं तहसीन भाई, आपने जो कहा कि शर्जिल कोई नहीं है, उसकी बराबरी एक होम मिनिस्टर और इन सबसे क्यों हो रही है, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जुलैना की एक रैली को गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बराबर में अमानतुल्लाह खान खड़े हुए बाकायदा स्पीच कर रहे हैं। सो वो किसका आदमी है ये एस्टैब्लिश होता है इस बात से। ये आपको इस देश की जनता को झूठ और बरगलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने कहा स्कूल्स की बात, डेटा मेरे आंखों के सामने है, जब आप जहां कहोगे वैसे कहोगे आ जाऊंगा।
कितने गुणात्मक सुधार इन लोगों ने किए हैं शिक्षा की प्रणाली में, मैं आपसे बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार हूं। बहरहाल उसको हमने बताया भी है। हां, आप ये जरूर कह सकते हो कि आपने झूठ बोला, फर्जी बातें। अब तीसरी बात पर आ जाते हैं। आपने क्या कहा कि इस देश के वजीर दाखिला ने कभी कोई ऐसा बयान दिया है क्या? अरे इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक कौम के 5000 लोगों को काट दिया गया हो, बाकायदा रैली में आकर यह तक कहा है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप कह रहे हैं इस बात को? जब लोगों को काटा जा रहा था तो इस देश के एक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी बहुत 12 कॉल हिस्ट्री में आप चले गए। 12 कॉल जब शिवम आप बहुत पुरानी हिस्ट्री में चले गए, कहा तो कॉल्स नहीं ली उन्होंने। शिवम आप कहते हो कुछ हुआ है क्या? शिवम आप हिस्ट्री में क्यों चले जाते हैं? हट जाते हैं शिवम, बहुत पुरानी हिस्ट्री में आप चले गए। अतहार जैदी साहब आपके पास आ रहा हूं। अतहार जैदी साहब, उन्होंने कहा कि अतहार जैदी साहब ने अगर पॉलराइज किया तो आप देखिए ना। बात दिल्ली चुनाव की हो रही है, यहां पर जो बयानबाजी हो रही थी उससे इस चुनाव को दिल्ली की बयानबाजी के लिए भी याद रखा जाएगा शिवम, जिस तरह की निचली सतह की बयानबाजी हुई है। मैं अतहार जैदी साहब आपके पास भी आना चाह रहा हूं। अतहार जैदी साहब, जिस तरह की बयानबाजी दिल्ली के चुनाव में हुई, आखिर उसका जवाब आम आदमी पार्टी ने उसी जबान में क्यों नहीं दिया? उसका जवाब हमने उस जबान में इसलिए नहीं दिया कि वो हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है, ना उस तरह की हेटरेट पॉलिटिक्स करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हम लोगों के हम लोगों खुला हुआ है तो इनको सुना दीजिएगा। ये दिल्ली क्या मनोज तिवारी के बाप की दिल्ली है? ये बीजेपी के भाई ने कहा का ही बयान है। जहां तक मेरे बीजेपी के एक मिनट बात करते रहते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। दिल्ली क्या मनोज तिवारी के बाप की दिल्ली है? ये किसका बयान है? ये प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने हमारे दावों की पोल खोली, उन्होंने हमारे दावों की पोल कैसे खोली? उन्होंने अरविंद जी को आतंकवादी कहा, उन्होंने अरविंद जी को नक्सलाइट कहा। पाकिस्तान से मिला हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जाके ये कहा कि हनुमान मंदिर में अरविंद जी गए हैं, वो नापाक हो गया, उसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी को अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में उद्दंगी बनाकर पेश किया था, शायद भूल जाते हैं। आपने हनुमान जी का अपमान किया है। अरे हनुमान जी का अपमान किसने किया है? मेरे पास फोटो पड़ी है, अगर कैमरा थोड़ा सा क्लोज आ सकता है तो मैं दिखा देता हूं। कल जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की नहीं देखिए जाहिर सी बात है भाई, हनुमान जी हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, उनके नहीं ठीक है। देखिए उस पर बयानबाजी मत कीजिए, उस पर बयानबाजी मत कीजिए। ठीक है, बात हो गई, जैदी साहब बात हो गई, शिवम बात हो गई। मैं जावेद साहब आपके पास आ रहा हूँ। जावेद साहब 2 करोड़ की जैदी साहब बात हो गई, कल जिताया। जैदी साहब मैंने टाइम दे दिया, बात हो गई। मैं जावेद साहब आपके पास आ रहा हूं। जावेद साहब 2019 के चुनाव के ठीक बाद जब ट्रिपल तलाक वाला इशू उठा था 2019 के चुनाव से पहले, और जब ये चुनाव हुए तो बीजेपी सीना ठोक कर कह रही थी कि जो मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक को लेकर परेशान थी वो उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल खुलकर वोट किया है। क्या दिल्ली में आपको लगता है कि शाहीन बाग के इशू ने, सीए के इशू ने उन खवातीन के लिए भी ऑप्शन बहुत आसान कर दिए थे आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस में? हाँ, ये तो जो साफ पोल का जो ट्रेंड था वोट का और लोगों की जो आवाज़ें थी हमने देखा, पोलिंग बूथ पर भी देखा और बाकी दिल्ली में भी, वो तो बिल्कुल आसान कर दिया उन्होंने। तब तो लगता था कि ये बड़े हमदर्द हैं इन खवातीन के और ये बड़ी मजलूम हैं, लेकिन इस शाहीन बाग ने उनकी मजलूमियत का भी वो जो धब्बा था उन पर कि वो बड़ी मजलूम हैं, बेजुबान हैं, वो घरों में कैद हैं, तो इस शबीह को भी चेंज कर दिया और उनकी हमदर्दी को भी मतलब वैसे ही साबित कर दिया कि ये उनकी मुनाफिकत है, ये उनका ढोंग है। दोनों क्लियर हो गया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार यहाँ दिल्ली का इलेक्शन, पिछले जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो तजर्बात मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने किया, वो इसमें दिल्ली में मुझे लगता है फेल हुआ है। उन्होंने काम को, और पहले तो वो उसमें थोड़ा काम का भी, विकास का भी तड़का लगाते थे, इस बार तो वो बेचारे वो भी नहीं लगा सके। बिल्कुल विकास का दूर दूर तक कहीं आता ही पता नहीं था। बिल्कुल जिसके नतीजे में मैं समझता कि जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरविंद केजरीवाल ही एक तरह से रहा।
देखिए बिल्कुल इसमें ये था कि जिस पॉइंट को लेकर के आम आदमी पार्टी चली है, ये पूरा चुनाव इस बारे में था कि वो काम पर पहला बयान जो अरविंद केजरीवाल का आया था वो इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने कहा था काम किया है तो वोट देना वरना मत देना। वो दर्ज होगा इतिहास में इस मायने में कि ये वोट इसी बात पर है कि वो अपने कैंपेन को सस्टेन कर पाए लास्ट तक या नहीं कर पाए। और जो भी इसका नतीजा होगा आप ये देखिएगा कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूं कि अगर इस चुनाव में थंपिंग मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये एक तीसरी विचारधारा का जन्म होने जा रहा है हिंदुस्तान में। जो दो विचारधाराएं कांग्रेस और बीजेपी की बहुत पुरानी और बड़ी विचारधाराएं हैं, उसके कंपैरिजन में वेलफेयर स्टेट की ये तीसरी विचारधारा जो आज तक इंडिया में उस तरीके से प्रोपेगेट नहीं हो पाई, उस तरीके से उसका प्रचार नहीं हो पाया, वो तीसरी विचारधारा का यहां से जन्म हो रहा है। और उसके इंडिकेशन दिख रहे हैं। आप देखिए एग्जिट पोल देखते ही महाराष्ट्र में 100 यूनिट बिजली फ्री करने की तैयारी हो रही है, 75 यूनिट वेस्ट बंगाल में तैयारी हो रही है, झारखंड सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि 100 यूनिट फ्री कर दिए जाएं। तो ये एक नई विचारधारा का जन्म होगा। और अगर आप उस गुजरात से इसको कंपेयर करें, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, उन्होंने अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया था एक अच्छे नेता के तौर पर कि वो चला सकते हैं स्टेट को बहुत अच्छे से, और गुजरात मॉडल स्थापित किया था उन्होंने। वो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे थे वहां पर। अब अगर आप देखें तो 13, 15 और ये अगर 20 में अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो लगभग वही तस्वीर होगी। वो एक दिल्ली मॉडल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री होंगे और ये इनकी विचारधारा को आगे ले जाने में बहुत मदद बिल्कुल, यानी इस दिल्ली मॉडल का पूरे मुल्क की सियासत पर एक तरह से असर पड़ेगा। शिवम जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कल जब नतीजे आना शुरू हो, ईवीएम अपना नतीजा बताना शुरू करेंगे, उस वक्त हम लोग फिर बैठेंगे और बात करेंगे। शिवम जी बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा जी और तहसीन पूनावाला जी, अतहर जैदी साहब, संजय सिंह बघेल जी, अहमद जावेद साहब, शिवम त्यागी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार अपने नाजरीन को मैं फिर से याद दिला दूं कि न्यूज़ 18 उर्दू मतलब नतीजे, सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे सुबह 7 बजे से लगातार हम आप तक पहुंचाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।